हर्षद शांतिलाल मेहता, बिग बुल, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, जिसे बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बच्चन भी कहा जाता था। दोस्तों, हर्षद मेहता 1980 से 1990 के दशक में स्टॉक मार्केट का वो बेताज बादशाह था जिसने स्टॉक मार्केट की दशा ही बदल डाली। मगर किसे पता था कि जिसे लोग स्टॉक मार्केट का मसीहा मान बैठे हैं, उसे शेयर होल्डर अपनी किस्मत की चाबी समझ रहे हैं। वो एक बड़ा घोटालेबाज निकलेगा जो उन्हें बर्बादी के जहन्नम में ले जाकर पटक देगा। जी हाँ दोस्तों, हर्षद मेहता वो नाम है जिसने इस देश में 4025 करोड़ का घोटाला किया, या यूं कहे कि ये शख्स देश के तमाम शेयर होल्डर्स के सपने और उनके 4025 करोड़ गबन कर गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है हर्षद मेहता, क्या था उसका घोटाला, किस तरीके से इस शख्स ने देश के तमाम शेयर होल्डर्स को लगाया 4025 करोड़ का चूना, और आखिर कैसे हुई उसकी मौत। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड की इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, 90 के दशक बड़े बदलाव के साथ शुरू हुआ था और 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। ये फैसला था नई आर्थिक नीति लागू करने का, देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोल देने का, निजीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का। कुल मिलाकर ये एक ऐसा दौर था जहां लोग पैसे को लेकर कंफ्यूज थे। ऐसे में सामने आया वो स्कैम जिसने देश भर को हिला दिया। 1992 का ये घोटाला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके बाद शेयर बाजार के लिए सेबी नाम की नियामक संस्था बनाई गई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन था हर्षद मेहता। 29 जुलाई 1954 को पनेल मोटी, राजकोट, गुजरात में हर्षद मेहता का जन्म एक छोटे से बिजनेसमैन परिवार में हुआ। दोस्तों, हर्षद मेहता का कुछ वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीता, लेकिन उसकी किस्मत उसे ले आई सपनों के शहर मुंबई। उस वक्त मुंबई बम्बई हुआ करता था और उसके बाद हर्षद ने मुंबई के होली क्रॉस बैरोन बाजार सेकेंडरी स्कूल से अपनी स्कूल की पढ़ाई की और फिर 12वीं पास करने के बाद हर्षद मेहता ने लाला लाजपत राय कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की और फिर अगले 8 साल तक हर्षद छोटी मोटी नौकरियां करते रहे। और फिर सन 1976 में बीकॉम पास करने के बाद हर्षद ने पहली नौकरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में बतौर सेल्समैन कर ली और उसी वक्त से उसका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ बढ़ने लगा। और फिर उन्होंने नौकरी छोड़ हरजीवन दास नेमीदास सिक्योरिटीज नाम के ब्रोकरेज फर्म में नौकरी ज्वाइन कर ली और प्रसन्न परजीवन दास को अपना गुरु मान लिया। प्रसन्न परजीवन दास के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैतरे सीखे और 1984 में खुद की ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। दोस्तों, 1990 तक हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम बन चुका था। कहा जाता है कि हर्षद मेहता जिस चीज को छू देता था वो सोना बन जाता था। और फिर दोस्तों, यहाँ से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट के उस बेताज बादशाह का सफर जिसे आगे चलकर स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और बिग बुल कहा जाने लगा। दोस्तों, हर्षद की वैल्यू स्टॉक मार्केट में कोहिनूर से भी ज्यादा थी। लेकिन हर्षद मेहता का राज समझने के लिए समझना होगा उसके काम करने का तरीका। सोचिए वो कौन सा राज था जिसके खुलने पर देश का बैंकिंग सिस्टम हिल गया था। वो ऐसा क्या करता था कि शेयर बाजार के होश उड़ गए थे, और वो शख्स कौन था जिसने ये खुलासा किया था। दोस्तों, हर्षद मेहता रेडी फॉरवर्ड RF डील के जरिए बैंकों से फंड उठाते थे। दोस्तों, RF डील का मतलब शॉर्ट टर्म लोन होता है। जब भी बैंकों को शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत पड़ती है तो वे इस तरह का लोन लेते हैं। दोस्तों, इस तरह का लोन कम से कम 15 दिनों के लिए होता है। इसमें एक बैंक सरकारी बॉन्ड गिरवी रखकर दूसरे बैंकों को उधार देते हैं। रकम वापस करने के बाद बैंक अपना बॉन्ड दोबारा खरीद सकते हैं। इस तरह के लेन देन में बैंक असल में सरकारी बॉन्ड का लेन देन नहीं करते हैं, बल्कि बैंक रसीद जारी करते थे। इसमें होता यह है कि जिस बैंक को कैश की जरूरत होती है वह बैंक रसीद जारी करता था। ये हुंडी की तरह होता था जिसके बदले में बैंक लोन देते हैं। दो बैंकों के बीच इस लेन देन को बिचौलियों के जरिए किया जाता। हर्षद मेहता को इस तरह के लेन देन की बारीकियों की जानकारी थी। बस फिर क्या, हर्षद मेहता ने अपनी पहचान का फायदा उठाते हुए हेर फेर करके पैसे बनाना शुरू किया। फिर इसी पैसे को बाजार में लगाकर जबरदस्त मुनाफा कमाता था। दोस्तों, उस दौरान शेयर बाजार हर दिन चढ़ रहा था। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि उस समय आंख बंद करके किसी भी शेयर में पैसा लगाने का मतलब प्रॉफिट ही होता था। बाजार की इस तेजी का फायदा उठाने के लिए ही हर्षद मेहता ने हेर फेर करना शुरू कर दिया। दोस्तों, हर्षद मेहता बाजार में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाकर मुनाफा कमाना चाहता था, लिहाजा उन्होंने जाली बैंकिंग रसीद जारी करवाई। इसके लिए उन्होंने दो छोटे छोटे बैंकों को हथियार बनाया। बैंक ऑफ कराड और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक में अपनी अच्छी जान पहचान का फायदा उठाकर हर्षद मेहता बैंक रसीद जारी करवाते थे। इन्हीं रसीद के बदले पैसा उठाकर वह शेयर बाजार में लगाते थे। इससे वह इंट्राडे में प्रॉफिट कमाकर बैंकों को उनका पैसा लौटा देते थे। जब तक शेयर बाजार चढ़ता रहा, किसी को इसकी भनक तक नहीं पड़ी।
दोस्तों 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया, वो एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में अपना पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद मेहता के एसीसी में पैसा लगाने के बाद मानो एसीसी के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसीसी का जो शेयर 200 रुपए का था, उसकी कीमत कुछ ही समय में 9000 हो गई। हर्षद मेहता के 1550 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचेता दलाल ने इस राज का पर्दाफाश किया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था। दोस्तों मजेदार बात तो ये है कि कोई भी बैंक 15 दिन के लिए लोन नहीं देता, मगर हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर यानी बैंक रिसिप्ट बनवाता था, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उससे अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए, जिसके बाद मेहता बैंकों के पैसे लौटा नहीं पाए और तब जाकर खुला ये हर्षद मेहता कांड। इस मामले के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा था, जिसमें बिजनेस टुडे के लेखक देवाशीष बासु ने कहा था, समस्या मेहता नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का वो अनोखा वक्त है जब पुराने पन्नों को फाड़ा जा रहा है। ऐसे पलों में घोटालेबाज अपने खोल से बाहर निकल ही आते हैं। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए और 600 से ज्यादा दीवानी मामले हर्षद के खिलाफ दर्ज हो चुके थे। हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो अखबारों में एडवाइजरी कॉलम्स लिखने लगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको फायदा होगा, या इस कंपनी में ना करें, इससे नुकसान होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने की एडवाइस देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ है, जिसकी वजह से आम लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। इसके बाद वो हुआ जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। मेहता ने पीएम पीवी नरसिम्हा राव पर केस से बचाने के लिए 1 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया। उसने दावा किया कि पीएम को उसने एक सूटकेस में घूस की रकम दी थी। हर्षद मेहता ने इस बारे में एक कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था और इसमें उसका साथ देने बैठे थे राम जेठमलानी। People don't give human names to a scam, but if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a PV Narasimha Rao scam. पर कांग्रेस और राव ने आरोपों को नकार दिया, क्योंकि इसका कभी कोई सबूत भी नहीं मिला। दोस्तों जेल से जमानत मिलने के बाद मेहता ने फिर से अपना धंधा शुरू कर लिया था। एक के बाद एक केस में उसे जमानत मिल रही थी। ऐसा लगने लगा था कि दिन फिर से बदल जाएंगे, लेकिन 2001 में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया, जहां 31 दिसंबर 2001 को उसका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दोस्तों क्या आपको पता है कि आरबीआई की जानकी रमन कमेटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1992 का ये घोटाला 4025 करोड़ का था। इसमें सबसे बड़ा मामला एसबीआई के साथ किए गए 600 करोड़ के फ्रॉड का था। दोस्तों हर्षद मेहता की फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी थी कि जब वो कोर्ट में पेशी पर जाया करता था, तब भीड़ उसके पक्ष में नारेबाजी करने के लिए जमा हो जाती थी। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें द मिस्टिकल लैंड यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को भी, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो का ये दौर यहीं खत्म नहीं होगा। मिलेंगे एक बार फिर नई वीडियो के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।